हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 1 का। ये है पार्ट एक और, जिसका नाम है ये बेसिकली हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करेंगे। इसके अंदर मेन टॉपिक हमारा ये है, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़े बहुत और टॉपिक है, वो भी बात करेंगे साथ में। और प्लेलिस्ट को फॉलो करो, तभी आपको समझ में आएगा सारे टॉपिक्स। आपके लिए ही प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में आप जाइए और लुत्फ उठाइए उस वीडियोस का, क्योंकि वो सारी प्लेलिस्ट आपके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए बना रखी है। तो आप अगर जाके देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को पहले हम समझते हैं कि मीनिंग क्या है उसका। ये सारे नोट्स टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से भी पढ़ सकते हो। पूरी वीडियो में बेनिफिट मिलेगा आपको। यहाँ पर आए हो आप तो पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ में नोट्स भी पढ़ सकते हो, यहाँ से आप पेपर में लिखोगे तो भी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके। तो ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग समझते से पहले, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हम मैन पावर प्लानिंग भी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग बोलते हैं, लेबर प्लानिंग बोलते हैं, कुछ भी नाम दे दो इसका। क्या मतलब है, इसमें हम देखते हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन। फोर्सिंग, हम देखते हैं फ्यूचर में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्स की फ्यूचर में। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग। इसमें क्या देते हैं, मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। इसमें हम देखते हैं कि भाई एडजस्टमेंट करते हैं कि बिटवीन दीज टू एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान, यानी कि फ्यूचर में आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये टू का मतलब क्या है यहाँ पर, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट और फ्यूचर सप्लाई, ये दो की बात कर रहा है वो। इनकी जो रिक्वायरमेंट, इन दोनों की चीजों को एडजस्टमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लान के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या है और इसके ऑर्गेनाइजेशन प्लान को अचीव करने के लिए कितने ह्यूमन चाहिए, उनकी एडजस्टमेंट करना। फिर फोर्सिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्डर टू मैच विद द रिक्वायरमेंट, कि जो भी नेसेसरी चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन में, बाय इंट्रोड्यूसिंग नेसेसरी चेंज इन द ह्यूमन फंक्शन, मतलब जो भी बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मैच करना फ्यूचर में। कि भाई आगे की मान लो कि आपकी आगे के एम्प्लॉय इतने चाहिए मुझे, कि आज आगे की रिक्वायरमेंट इतनी पड़ने वाली है, तो उसको पहले फोर्स ही कर लेना कि यार इतने डेवलप इतने चाहिए होगी सप्लाई ह्यूमन रिसोर्स की, तो हमें मैच करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उस हिसाब से चेंजेस इंट्रोड्यूस करके वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, स्किल, उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश पहले ही करेंगे, ताकि फ्यूचर में जो हमें रिक्वायरमेंट उसको पूरा कर सके। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट मेड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लान के साथ, कि फ्यूचर में बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी और उसके हिसाब से हमें आज क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो यहां से, कि अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजीशन टू द डिजायर्ड मैन पावर, कि आज की उसके मैन पावर पोजीशन क्या है, फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं, उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि आज की उसकी पोजीशन क्या है और फ्यूचर में हमें क्या चाहिए। मान लो कि आज पोजीशन है हमारी 100 एम्प्लॉय है, फ्यूचर में 200 चाहिए, तो कैसे पूरा करा जाए। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो थ्रू प्लानिंग मैनेजमेंट ट्राई टू हैव राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल, सिर्फ ये नहीं कि नंबर की फॉर्म में, राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, सही चीज करते हुए मिले, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो, इंडिविजुअल का बेनिफिट हो। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है ये, EW वेटन दे रखी है, बहुत बढ़िया लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो कि भाई आज की पोजीशन हमारी क्या है, करंट ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर पोजीशन आज की ये है, और फ्यूचर में आप कहां जाना चाहते हो, ऐसे करके लिख सकते हो। फ्यूचर में आप क्या जाना चाहते हो, कि आज 100 एम्प्लॉय है, फ्यूचर में 200 चाहते हो, और साथ में लिख सकते हो कि किस तरह के एम्प्लॉय चाहते हो इन टर्म्स ऑफ टैलेंट स्किल्स। ठीक है, फिर हम बात करें नीड और इंपॉर्टेंस क्या है। भाई नीड इंपॉर्टेंस यही है ना, कि इससे हम फ्यूचर प्लानिंग कर देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या करते हैं, फ्यूचर पर्सनल, पर्सनल का मतलब इंप्लॉइज, हम फ्यूचर की पर्सनल नीड कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने चाहिए। सो वेदर इट इज सरप्लस लेबर और लेबर शॉर्टेज, इट गिव अ पिक्चर कि डिफेक्टिव प्लानिंग हमारी सही है या एब्सेंस ऑफ प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें क्लियर पिक्चर बता देता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि हमारी प्लानिंग खराब होगी या एब्सेंस ऑफ प्लानिंग की वजह से क्या होगा। सो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिट आर फेसिंग द प्रॉब्लम सरप्लस लेबर। फ्यूचर में बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, आजकल ना सरप्लस लेबर है पब्लिक सेक्टर में। क्यों, क्योंकि वो प्लानिंग ही नहीं कर रहे कि फ्यूचर में मान लो कि मुझे आजकल मान लो फ्यूचर में मुझे 200 एम्प्लॉय नहीं चाहिए, लेकिन आज आपके 200 यूनिट है, 200 एम्प्लॉय है, तो आप सरप्लस में हो, तो आप लॉस में जा रहे हो।
तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो करेगा वो फ्यूचर में देख लेगा कि यार इतने एम्प्लॉय मुझे नहीं चाहिए, तो इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा या तो शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे आजकल अन अकेडमी निकाल रहा है बहुत सारे टीचर्स को, बायजूस निकाल रहा है क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। फाउंडेशन ऑफ अदर एचआरएम, ये फाउंडेशन है, पहला फंक्शन एचआरएम में प्लानिंग का ही होता है। तो पहला प्लानिंग होती है, उसके बाद आगे फिर रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे, ट्रेनिंग डेवलप करेंगे, बाद में करेंगे। पहले पता तो चले कि फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स कितने चाहिए, यही नहीं पता तो करेंगे क्या? आगे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए भी कि नहीं चाहिए। कोपिंग विद चेंज, आज का जो चेंज हो रहा है उसको कोप कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग में हम सबको देखते चलते हैं। प्लानिंग जब करेंगे तो आजकल फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन कितना होने वाला है, उसके हिसाब से मुझे पर्सनल की डिमांड कितनी होने वाली है फ्यूचर में, वो भी देखना पड़ेगा ना। जॉब किस तरह से आने वाली है, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। तो एचआरपी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबको देखते हैं, वो आपको चेंजेस एडॉप्ट करने में मदद करता है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ही बेटर लॉन्ग टर्म से देखा जाता है। तो ह्यूमन एसेट्स कैन इंक्रीज इन वैल्यू एज अपोज टू फिजिकल एसेट। तो एचआरपी की वजह से हम प्रॉपर फ्यूचर एम्प्लॉय की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव वाला ह्यूमन रिसोर्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट हम अच्छी कर पाएंगे अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से करेंगे। प्लानिंग ही नहीं करोगे तो वही बेकार इन्वेस्टमेंट कर दोगे ना ह्यूमन रिसोर्स पे, आप सही एम्प्लॉय रखोगे नहीं, एम्प्लॉय में लाओगे नहीं। एक्सपेंशन डाइवर्सिटी प्लान अगर आपको है, मान लो फ्यूचर में आपको एक्सपेंशन करना है, तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करोगे तो आप आज ही देख लोगे कि यार फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है, तो यार आज भले ही मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉय है, फ्यूचर में मुझे 2 गुना एम्प्लॉय चाहिए होंगे क्योंकि एक्सपेंशन करना है। लेकिन अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो फंस गए ना। 100 एम्प्लॉय से आप एक्सपेंशन वाला प्लान एग्जीक्यूट कर लोगे अपना? नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। एम्प्लॉय टर्नओवर आप पहचान सकते हो, एम्प्लॉय टर्नओवर आपकी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि अगर आप सही एम्प्लॉय रखोगे जितने ज्यादा, तो उतना ही ज्यादा आपका मैन पावर स्ट्रांग रहेगा, लोग कम निकलेंगे। कंफर्मिटी विद गवर्नमेंट गाइडलाइन दे सकते हो कि भाई देखो, रिजर्वेशन जिन्होंने करा रखी है, बीसी, फिजिकली हैंडीकैप, तो वो जॉब में जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हो, कि प्लानिंग कर सकते हो फ्रेश कैंडिडेट के लिए, कि एचआर मैनेजर ये देख के कर सकता है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन अच्छा ये है कि भाई एससी एसटी वालों को रिजर्वेशन दे रखी है, तो हम उनको हायर कर सकते हैं, या इनको हायर करना जरूरी है, गवर्नमेंट ने कह रखा है। तो फिर उसका करना पड़ेगा ना कि हर एक जॉब में कोई ना कोई रिजर्वेशन वगैरह है, तो उसके हिसाब से आपको हायरिंग करना पड़ेगा गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी अगर आपकी है तो उसके हिसाब से प्लानिंग कर दोगे कि भाई एचआर कौन कौन से चाहिए, कि फ्यूचर में फॉरेन एम्प्लॉय हो सकते हैं मेरे सामने, आपको फॉरेन कंट्री में जाना पड़ेगा, तो फॉरेन एम्प्लॉय कैसे हायर करे, सबको देख सकते हो। समझ आ रही है बात अच्छे से। हैविंग हाईली टैलेंटेड मैन पावर इन द इन्वेंटरी, अगर हाई टैलेंटेड आपको मैन पावर प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट आजकल जॉब चैलेंजिंग हो रही है, तो अगर आप एफिशिएंट एचआरपी करोगे तो आप नए नए वेल क्वालिफाइड हाईली स्किल्ड टैलेंटेड एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो अपने एम्प्लॉय में, ऑर्गेनाइजेशन में। समझ गए ना बात को? ये सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको समझ में आ चुके हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? अरे ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, वही पहला ऑब्जेक्टिव वही है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट, कि आज की रिक्वायरमेंट और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट कितनी है पर्सनल की। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है ही, कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय चाहिए आज के मुकाबले, कि फ्यूचर में देखोगे ना कि एक्सपेंशन डाइवर्जन प्लान है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट कर सकते हो कि फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट, कि आपको लोग कैसे चाहिए, फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है उसके हिसाब से लोगों के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, फ्यूचर की स्किल रिक्वायरमेंट इन जॉब के अंदर क्या होगी वो आप पहचान सकते हो आज ही। उसके बाद फ्यूचर ट्रेनिंग क्या करवानी है उन लोगों को, क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एंटीसिपेशन कर पाओगे। इसके एचआरपी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एंटीसिपेशन कर सकते हो कि सरप्लस स्टाफ फ्यूचर में होने वाला है, और जिसकी वजह से कि क्या क्या हमारे अननेसेसरी डिसमसल से अवॉइड कर सकते हो, कि फ्यूचर में सरप्लस स्टाफ चाहिए या नहीं चाहिए। सपोज करो कि सरप्लस स्टाफ आपने रख दिया, तो फिर आपको अननेसेसरी लोगों को निकालना पड़ेगा। तो इसलिए राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कितने चाहिए वो देखना बहुत जरूरी है, कि टेक्नोलॉजी का आज का चेंज हो रहा है उसकी वजह से लोग आजकल निकल रहे हैं, मैन रिप्लेस हो रहा है मशीन से। तो ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा कि सरप्लस स्टाफ से कैसे डील करें, ठीक है ना, ताकि लोगों को आप फ्यूचर में ज्यादा लोगों को ना रखो, क्योंकि फ्यूचर में फिर निकालना पड़ सकता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, सरप्लस स्टाफ को निकालना ना पड़े, फ्यूचर की ट्रेनिंग कैसे करवाए, फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट कैसे हो, कितने लोग चाहिए। समझ आ गई बात? वेज और सैलरी कॉस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि ज्यादा कॉस्ट ना आए, क्योंकि ज्यादा इंप्लॉय रख लो ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी मेरी, तो वो ज्यादा बर्डन ना हो इंप्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ऑप्टिमम यूज करें करंट आज के जो इंप्लॉय है
उनको ऑप्टिमम यूज कर पाए। क्योंकि आज के एम्प्लॉय को ऑप्टिमम यूज कर तब कर पाएंगे जो फ्यूचर की मैंने पहले प्लानिंग कर ली हो, कि मुझे कोई डर नहीं है कि एम्प्लॉय निकल भी गया तो मैं नहीं रख लूंगा, और आज के एम्प्लॉय को कैसे रोका जाए तो हम उस पर ध्यान दे सकते हैं अच्छे से, फिर जब मेरे फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं है मुझे। उसके बाद मैन पावर प्लानिंग में ना फैक्टर आते हैं कि क्या क्या फैक्टर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं मैन पावर प्लानिंग करने में। मैन पावर प्लानिंग समझ रहे हो ना, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को ही बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। तो पहला फैक्टर होता है लेआउट। लेआउट का मतलब यहाँ पर क्या है? लेआउट का मतलब जो ऊपर का चीजें होती है, जैसे इफ इक्विपमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन बट नीड्स कंटिन्यूस सुपरविजन। मतलब कि आपका एक मशीन पे जैसे कि एक मैन होना चाहिए, ऐसे ही इफ अ ग्रुप ऑफ मशीन वर्क इन, अगर ग्रुप ऑफ मशीन जो है कोई अटेंड नहीं करेगा, कोई होगा नहीं उसके ऊपर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फैक्टर क्या होता है कि आपका किस तरीके का लेआउट है कंपनी का। क्योंकि अगर आपका इक्विपमेंट ऐसा है कि उस पर एक मैन चाहिए तो एक ही मैन रखो, लेकिन अगर आपका ग्रुप ऑफ मशीन रहे तो फिर आपको बहुत सारे लोग चाहिए। अ होल ग्रुप मे बी अटेंडेड टू वन बाय और मोर पर्सन। सो अगर इफ इक्विपमेंट इज नॉट कंटिन्यूस ऑपरेशन, अगर आपका ऐसा इक्विपमेंट जो कंटिन्यूस ऑपरेशन में नहीं है, तो एक पर्सन में लुक आफ्टर मोर देन वन इक्विपमेंट। फिर एक ही पर्सन चाहिए जो हर एक इक्विपमेंट को देख सकता है। मान लो कि मशीन है, कभी कभार आपको इस्तेमाल करनी है, तो इतने सारे लोग रखने की जरूरत है एक मशीन के ऊपर। आप एक एम्प्लॉय रखो, वो एक दो मशीन ज्यादा देख लेगा, बल्कि दो तीन मशीन देख सकते हैं, क्योंकि वो मशीन ज्यादा यूज नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं लेआउट, आपको कंपनी का लेआउट कैसा है, किस तरीके का आपके इक्विपमेंट है, उस तरीके की बात कर रहा है। रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट आपको चाहिए कितनी, कि आपको रिक्वायरमेंट कैसे चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। सो देयर आर सर्टेन पोजीशन इन माइंस, इलेक्ट्रिकल, hazardous place where welfare amenity have to be provided, कि स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ एम्प्लॉय रखने ही पड़ते हैं, इतने एम्प्लॉय रखने ही पड़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि माइंस क्रैश रूल्स 1962 के अकॉर्डिंग कुछ एम्प्लॉय नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ स्टाफ टू बी प्रोवाइडेड, वो फिक्स कर रखा है कि इतने एम्प्लॉय रखने हैं। कितना कर रखा है फिक्स, देखते हैं यहां से। मतलब जैसे उन्होंने बता रखा है कि भाई अगर ये माइन पे काम कर रहे हैं तो ये ए टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, ए कैटेगरी का, ये कैटेगरी एम्प्लॉय चाहिए, बी कैटेगरी चाहिए, सी कैटेगरी चाहिए, इस तरह से कैटेगरी बना रखी है वहां पर। तो ये एम्प्लॉय की तो जॉब फिर पक्की है ना, ये वाली कैटेगरी की वहां पर जॉब मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है वहां पर। ऐसे ही कैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ती है, कि भाई इस कैटेगरी में अगर काम करवाना है तो कैसे एम्प्लॉय रखे, कितने एम्प्लॉय रखे। शिफ्ट होती है कि भाई शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ती है, कि जनरल शिफ्ट होती है, कभी कभार आपकी कंबाइंड शिफ्ट होती है, कि आपका वंस द नंबर ऑफ पर्सन पर शिफ्ट हैज बीन डिटरमाइंड, कि एक शिफ्ट जैसे कि आपकी सुबह की शिफ्ट है, शाम को शिफ्ट है, किस शिफ्ट पे कितने एम्प्लॉय चाहिए, अगर समझ में आ जाए, सो दिस विल बी मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ वर्किंग शिफ्ट। फिर वो मल्टीप्लाई कर ले जाएगा कितनी शिफ्ट है। सपोज करो आपको समझ में आ गई एक शिफ्ट में मुझे 10 एम्प्लॉय चाहिए, अब मेरी एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, तो मतलब कि 3 शिफ्ट में कितने एम्प्लॉय चाहिए होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 30 एम्प्लॉय। ऐसे कह रहा है वो, उस हिसाब से मैन पावर करो। लीव रिजर्व होती है, कभी कभार आपको रिजर्व रखना पड़ता है लीव के लिए, जैसे सर्टेन अलाउंसेस आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ताकि वो, क्योंकि ह्यूमन बींग सारा दिन काम नहीं कर सकता, पूरा हर एक पूरा साल काम नहीं कर सकता, तो आपको लीव अलाउंसेस आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, लीव पीरियड डिटरमाइन करने के हिसाब से, सो दे हैव टू बी अलाउड रेगुलर लीव फॉर सर्टेन पीरियड इन अ ईयर। सो आपको सर्टेन परसेंटेज लीव रिजर्व में ऐड करनी पड़ती है मैन पावर में। मतलब कि सर्टेन परसेंटेज टुवर्ड लीव रिजर्व इज एडेड टू अराइव एट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैन, कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज देख के कि हाँ यार इतने इतने तो लीव लेगे ही लेगे, तो उस हिसाब से आपको वो उस लीव पे कौन काम करेगा, कि कौन कहां से काम करेगा, कौन से मैन पावर चाहिए उस लीव के अंदर, कैसे काम होगा उस दिन, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है कितनी मैन पावर चाहिए इंप्लॉयमेंट के हिसाब से। मतलब कि इंप्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है कंट्री के अंदर, उसके हिसाब से। सिमिलरली सम कंपनी में फोर्स शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, मतलब वहां पर आपका स्किल लेबर ज्यादा चाहिए होती है, तो वहां पर कभी कभार आपको स्किल लेबर ज्यादा अपॉइंट करनी पड़ती है। कैसी इंप्लॉयमेंट सिचुएशन है कि भाई जॉब ये वाली खतरे में है, तो गवर्नमेंट चाहेगी इसको ज्यादा जॉब दो, तो उसके हिसाब से आपको ज्यादा हायर करनी पड़ेगा। टेक्निकल चेंजेस अगर ज्यादा हो रहे हैं तो भैया उसके हिसाब से आपको कंपनी को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को टीच करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर टेक्नोलॉजी का चेंजेस हो रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी हैव टू रिमूव एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और अपॉइंट न्यू, तो फिर आपको नया एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस होते हैं कभी कभार, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बदल रही है, कंपनी बंद हो रही है, किसी एग्जाम मिल रही है, तो उसके हिसाब से अपॉइंटिंग या रिमूविंग चलता रहता है। डेमोग्राफी चेंजेस होते हैं कभी कभार, जैसे कि आपका कोई
बिल्कुल ही डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन चेंज हो रही है, वर्क फोर्स चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आपको सब कुछ चीजें करनी पड़ती है। नंबर ऑफ पीपल रिटायर एवरी ईयर, उसके हिसाब से न्यू बैच ऑफ ग्रेजुएट विद स्पेशलाइजेशन टर्न आउट एवरी ईयर, सो दिस कैन चेंज द अपॉइंटमेंट। क्योंकि आजकल नंबर ऑफ ग्रेजुएट अलग हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, नए नए स्पेशलाइजेशन के लोग आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट रिमूवल चलता रहता है कंपनी के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रोसेस। ये तो हमने बात करी पूरी, फैक्टर क्या क्या है कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, मैन पावर कितनी चाहिए, लेआउट के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, टेक्नोलॉजी का चेंज। अब हम बात करें प्रोसेस क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या क्या स्टेप होते हैं। तो देखो ये स्टेप हमारे सामने 6 स्टेप, ये 6 सॉरी 6 नहीं यार, 4 आपके साथ हो गए ना। तो पहला क्या होता है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव जो हमने पीछे पढ़े थे अभी, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रिपेयरिंग एंड एनालाइजिंग मैन पावर इन्वेंटरी, फिर फोरकास्टिंग करना, फिर एनालाइज करना, इंप्लॉयमेंट एक्शन प्लान बनाना, फिर ट्रेनिंग करवाना, अप्रेजल देना, ये हमारा प्लानिंग होती है। देखो सबसे पहला क्या है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना कि भाई कितने चाहिए, क्या करना है आपने, कितने एम्प्लॉय चाहिए, राइट नंबर ऑफ, राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करना, एनालाइज करना कि जो हम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करा वो सही भी है कि नहीं है, उसको एनालाइज करना, ताकि हम जो भी देखें कि जो हमारा फ्यूचर वैकेंसी है उसको एस्टिमेट कर पाए। तो सो एज टू प्लान फॉर द मैन पावर फ्रॉम बोथ द इंटरनल एक्सटर्नल, आप उसको एनालाइज करते हो कि आपको कैसे एम्प्लॉय, करंट एम्प्लॉय जो हमारे कंपनी के अंदर है उसके थ्रू भी और एक्सटर्नल भी, कि ये मैन पावर जो सप्लाई हमें चाहिए सही भी है कि नहीं है, ये कितनी चाहिए। फिर हमें जब एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ यार प्रेजेंट एम्प्लॉय को देखते हुए फ्यूचर पे इतने डिमांड चाहिए, फिर आप फोरकास्टिंग करते हो, फोरकास्टिंग करते हो डिमांड की, सप्लाई की। वंस इन्वेंटरी ऑफ टैलेंट इन मेंटेन, कि आपको समझ में आ गया कि इतनी मेंटेन करनी है। आपने एनालाइज में क्या देखा, एनालाइज में ये देखा कि करंट एम्प्लॉय कितने चाहिए और फ्यूचर में कितने चाहिए। तो हमने ये देख लिया कि करंट कितने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज टू मैच द डिमांड ऑफ द मैन पावर राइजिंग, जो फ्यूचर में डिमांड कितनी कहां से पूरी करेंगे, सो रिक्वायर्ड स्किल कहां से आएगी। फिर आप एनालाइज करते हो मैन पावर गैप में, कि आफ्टर फोरकास्टिंग द डिमांड, कि फ्यूचर में इतनी डिमांड होने वाली है, द मैन पावर गैप कैन बी इजिली इवेलुएटेड, कि कितने हमारे मैन पावर गैप है, कितना कम है और कितने न्यू कैंडिडेट हायर करने पड़ेंगे। पहले आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, काम करने का रीजन क्या है। फिर आपने करंट मैन पावर को देखा, कितनी आपकी एनालाइज करा करंट मैन पावर पर। फिर आपने फोरकास्ट करा कि फ्यूचर में कितनी चाहिए, फिर उसको एनालाइज करा। फिर आपको समझ में गैप कितना है कि यार फ्यूचर में ना 20 एम्प्लॉय चाहिए चाहिए, ये गैप आ रहा है मेरा फ्यूचर में, क्योंकि डिमांड इतनी है मेरी और इतना का। फिर आप क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट एक्शन प्लान बनाओगे। फिर आप जो आपको डेफिशिएंट दिखा तो फर्म में गो, फिर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएगी, उसका प्लान पहले बना लोगे, कैसे रिक्रूटमेंट करे, कैसे ट्रेनिंग करूंगा मैं। फिर आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट का प्रोग्राम बना लोगे पहले से ही। फिर आप अप्रेजल करोगे मैन पावर प्लानिंग का, कि कैसे उस अप्रेजल करेंगे, कैसे उसको भैया अपना जॉब वगैरह देंगे। तो फाइनली द इफेक्टिवनेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग इज टू बी ऑडिटेड, और ह्यूमन रिसोर्स इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल। अप्रेजल का मतलब रिव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे कि हमारा मैन पावर प्लानिंग सही भी हुई है कि नहीं हुई है, एक्चुअल से जो मैंने करी थी, जो मैंने करी थी उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज होती है। आई होप ये सब चीज अच्छे समझ में आ गई। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। मिलते हैं, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।